हेलो स्टूडेंट्स, आज पुअर कनेक्शन होने के कारण हमारा कुछ पार्ट जो है लेक्चर का वो मिस हो गया और कुछ स्टूडेंट्स भी जो है ज्वाइन नहीं कर पाए. सो आई हैव डिसाइडेड टू सेंड यू द वीडियो ऑफ माय लेक्चर. So today's lecture is about the concept of risk. What is meant by risk? The word risk has originated from French language using word risk in mid 17th century. हम सबको मालूम है, आपको भी पता होगा कि रिस्क का मतलब क्या है. रिस्क को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ सम काइंड ऑफ अनसर्टनिटी विच कंसर्न्स द अकरेंस ऑफ लॉस. कि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई लॉस हो सकता है और वो जो एक अनसर्टनिटी बनी रहती है लाइफ में, तो उसको हम रिस्क बोलते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेली हम न्यूज़ में किस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं. कोई ट्रैजिक इवेंट्स के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि किसी ने थेफ्ट कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया. तो ये सब क्या है? रिस्क है लाइफ से रिलेटेड. कोई ड्रंक ड्राइवर है जो कि क्राउडेड एक्सप्रेसवे पे सडनली से लेन चेंज करता है, जिसकी वजह से और लोगों को इंजर कर रहा है. या कोई टॉर्नेडो है जो जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गई है. या कोई टाउन वाइप आउट हो गया. रिवर ओवरफ्लोज हो रही हैं. थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फार्म क्रॉप्स आर बीइंग लॉस्ट. So, or maybe for a business, there is an executive who was found guilty of defrauding his company of several million of dollars. So we come across with such news headlines. But there are certain other events also which never forms a space in the news headlines, like an unexpected death of a family head, catastrophic medical bills जो हमारी फैमिली की सारी सेविंग्स को वाइप आउट कर देती हैं. या कोई गुड पेइंग जॉब थी जो कि ख़त्म हो गई. या लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशन इन द बिजनेस और इकोनॉमी. तो इस तरह की इवेंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ में आते रहते हैं. और इन इवेंट्स की जो अनसर्टनिटी है जिसके कारण हमें लॉस होता है, ये इनको हम डिफ़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्क. तो इसी तरह के जो इवेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, ये हमारी लाइफ में हो सकते हैं. सिमिलर टू दीज इवेंट्स और द लॉसेस, दे कैन हैपन टू अस. एंड द फैक्ट दैट वी कैन नॉट टेल फॉर श्योर, और we cannot say that this condition will happen for sure, so we call this as risk. So in a risk there is always an uncertainty about the outcome and the possibility that the outcome will be unfavorable. तो रिस्क में हमेशा एक असमंजस सी बनी रहती है कि जो आउटकम आएगा वो अगर अनफेवरेबल हुआ तो हम ऐसे सिचुएशन को रिस्क बोलेंगे. फॉर अ रिस्क टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स. क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही आउटकम की है तो उसमें किसी तरह का रिस्क नहीं हो सकता. वहाँ क्या सिचुएशन अराइज हो रही है? वहाँ सिचुएशन अराइज हो रही है सर्टेनिटी की. तो जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं है तो हमें 100% श्योर है कि जब एक ही आउटकम है तो कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इफ़ इट इज़ 0 और 1, देन इट मीन्स दैट द इवेंट इज़ सर्टन. तो वहाँ पर सर्टनिटी है. सर्टनली दिस आउटकम विल कम, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1. एंड सर्टनली दिस आउटकम विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी हो गई 0. तो ऐसे केसेस में किसी तरह का भी रिस्क नहीं है. देयर इज़ नो रिस्क. सो वो सिचुएशन हो गई हमारी सर्टेनिटी की, और प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 0 और 1.
0 in case of not happening and 1 in case of happening of an event. फिर जो है रिस्क के होने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज़ अनडिज़ायरेबल, वो अनडिज़ायरेबल होना चाहिए। यानी किसी तरह का अगर बहुत ही फेवरेबल है दोनों तरह की चीज़ तो हम उसको रिस्क नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। सो फ्रॉम दीज वी कैन सी दैट देर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ रिस्क। इवन देन वी ट्राई टू डिफाइन रिस्क एज एन अनसर्टेनिटी कंसर्निंग द अकरेंस ऑफ लॉस, या इसको ये भी बोलते हैं कि रिस्क इज़ अ कंडीशन इन विच देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डेविएशन फ्रॉम अ डिज़ायर्ड आउटकम। तो हम जो आउटकम चाहते हैं वो आने की बजाय अगर कुछ और एडवर्स, अच्छा भी हो सकता है, उससे बेटर भी हो सकता है, पर अगर एडवर्स डेविएशन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिस्क। तो वो हमारे लिए रिस्क हो जाता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में भी डिफरेंस है। अभी मैंने बताया कि सर्टेनिटी तो वो है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है हमारी या तो 0 है या तो 1 है, और रिस्क कौन सी है, रिस्क है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके 0.9 तक। तो ये अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज है तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं रिस्की इवेंट्स। ये रिस्क हो गया। तो जिन इवेंट्स में या जिन सिचुएशंस में हम किसी तरह की प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर सकते हैं तो उन सिचुएशंस को हम बोलते हैं अनसर्टेन। ऐसी सिचुएशंस में हम कोई आउटकम्स सोच ही नहीं सकते। वी आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम्स एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम्स। रिस्क में हम कर सकते हैं और अनसर्टेनिटी के केस में नहीं हो सकती। तो दिस इज़ हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स, जो कि हम बहुत कॉमनली एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं। हम रिस्क की जगह हम क्या यूज़ करते हैं कि अनसर्टेनिटी जहाँ होती है। नहीं, यहाँ पर जब हम रिस्क मैनेजमेंट की क्लास पढ़ रहे हैं, एक लेमैन शायद रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसके हिसाब से दोनों ही टर्म्स सेम है। बट फॉर you must know the difference between risk and uncertainty, and the major difference between the risk and uncertainty are, these are the key differences between risk and uncertainty. तो रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग वर्दी। तो मोस्टली तो हम लूजिंग पार्ट पे ही फोकस करते हैं। विनिंग है तो अच्छी बात है, बट विनिंग भी है, लूजिंग भी है, बट वी आर नॉट श्योर कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, कि हम विन करेंगे या लूज़ करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये रिस्क की सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये किसी कॉइन को जो है टॉस करते हैं, तो टॉस करने पे जो है वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है। तो हमें आउटकम्स तो पता है उसके कि 2 आउटकम्स हैं। कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर कौन सा आएगा ये पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिस्क है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड आने पे अगर आप विन करते हैं तो टेल आने पे लेट्स सपोज लूज़ करते हैं, तो देयर इज़ एन सिचुएशन ऑफ रिस्क दैट यू मे आइदर विन और लूज़। बट अनसर्टेनिटी के केस में क्या है, देर इज़ नो नॉलेज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। यानी इस कोई अगर इवेंट, कोई आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के आपको पॉसिबल आउटकम्स नहीं मालूम, तो वो प्रोजेक्ट कैसा है, अनसर्टेन प्रोजेक्ट है। रिस्क ऑन द अदर हैंड कैन बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड थ्रू थियोरेटिकल मॉडल्स। रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके साथ हमने उनकी प्रोबेबिलिटी को अटैच किया हुआ है।
तो थियोरेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि अनसर्टन सिचुएशंस को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ अनसर्टनिटी फ्यूचर इवेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल. इन केस ऑफ रिस्क पोटेंशियल आउटकम्स आर नोन. ठीक है, हमको मालूम है कि एक सिचुएशन के क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अनसर्टनिटी के केस में किसी तरह के आउटकम्स की कोई जानकारी हमको नहीं है. रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड इफ़ प्रॉपर मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल इट. तो रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ रिस्क एट होम दैट देयर मे बी अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ फायर हैजार्ड. ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इंस्टॉल फायर एक्सटिंग्विशर्स, or we may install some sprinklers, or there may be fire alarm. तो इस तरह के मेजर्स को हम यूज़ करके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, अनसर्टनिटी इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमको मालूम ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, the situation of this COVID-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन हमने बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये अनसर्टन था, तो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है. लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो कि लेट्स सपोज अर्थक्वेक प्रोन है, हाँ, तो अब वो सिचुएशन हमको मालूम है, हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कब कब अर्थक्वेक आएगा और उसको टैकल करने के लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो हम वहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को. और जहाँ हमको मालूम ही नहीं है सिचुएशन का, तो वहाँ रिस्क को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. देन मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क कैन बी डन. मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिस्क के बारे में हमको मालूम है, आउटकम्स मालूम है, प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फायर हैज़ार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर किसी एरिया में पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, तो वहाँ पर हम उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी सिवियरिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में मिनिमाइज़ नहीं हो सकती, बिकॉज़ वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है. वो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आज ऐसा हो जाएगा. जब हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते. इन रिस्क प्रोबेबिलिटीज़ आर असाइन. टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिफ्रेंशिएट ही हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे करते हैं. रिस्क में प्रोबेबिलिटीज़ असाइन की जा सकती हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में ना ही हमें पॉसिबल आउटकम्स मालूम है और ना ही हम उनको प्रोबेबिलिटीज़ असाइन कर सकते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क. ब्रॉडली वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू दीज: pure and speculative risk, diversifiable and non-diversifiable risk, enterprise risk, and this is systemic risk. Systemic risk है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं? प्योर रिस्क होता है जिसका कि आउटकम क्या है कि वेदर देर इज़ अ लॉस, प्रॉफिट नहीं होता है इसमें. तो प्योर रिस्क इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर देर आर ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. हाँ, तो नो लॉस जो है प्रॉफिट सिचुएशन नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको लॉस नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, प्री मेच्योर डेथ और जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स, या कोई कैटास्ट्रोफिक मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत हाई मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, डैमेज हो गया प्रॉपर्टी को फायर से, लाइटनिंग से, फ्लड से या अर्थक्वेक से, तो ये रिस्क तो है. तो रिस्क, प्योर रिस्क क्या होगा कि या तो ऐसा कोई रिस्क आपको हो गया, डैमेज हो गया, या फिर नहीं हुआ. तो कोई प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं है कि अगर रिस्क नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुई है प्रॉपर्टी,
तो फिर कुछ प्रॉफिट में कुछ और बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो प्योर रिस्क वो होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो या तो न्यूट्रल रहेगा, नो लॉस सिचुएशन, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव सफर्ड अ लॉस। इन कंट्रास्ट वी हैव स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं? विच ईदर result in a profit or loss. For example, if you have purchased some shares, so you will profit if the price of the stock increases, but you will lose if the prices decline. और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क के। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स रेस हो गया, या आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इनको डिस्टिंग्विश करें, रिस्क को प्योर और स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। क्या रीजंस हैं वो? पहला रीज़न तो यही है कि जो आपका प्योर रिस्क है वो इंश्योर हो जाएगा। प्योर रिस्क इज़ इंश्योरेबल। जबकि स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो है उस पे हमको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। आजकल जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आ गया है दिस टर्म, जिसमें कि हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क को भी इंश्योर करते हैं। लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क किससे रिलेटेड होता है? लाइक कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में अगर लॉस होने के चांसेस आपको लगते हैं, तो इस तरह का रिस्क। गैम्बलिंग कभी भी इंश्योर नहीं हो सकती है। तो जो रेस हॉर्स में अगर आपने पैसा लगाया है, या किसी तरह की गैम्बलिंग करी है, या कोई लॉटरी ख़रीदी है, उससे होने वाला लॉस जो है उसमें क्या है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क ही है। तो उससे होने वाले लॉस को हम इंश्योर नहीं करवा सकते, इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट, रिस्क हमारा प्योर है कि स्पेक्यूलेटिव है। दूसरा जो रीज़न है इसको डिफ्रेंशिएट करने का, वो ये है कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है वो प्योर रिस्क पे अप्लाई होता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ विलेज, और उस विलेज में देयर आर 100 हाउसेस एंड इट इज़ लोकेटेड नियर अ रिवर बेड। तो वहाँ पर जो है हर साल बाढ़ आ जाती है, फ्लड आती है, और फ्लड में जो है ऑन एन एवरेज 2 या 3 मकान जो है ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वो 2-3 एवरेज आप लगा के चलिए कि 2 हाउस जो हैं डैमेज हो जाएंगे, और एक हाउस को रिपेयर कराने की जो कॉस्ट आती है दैट लेट्स सपोज इट्स 1 लाख रुपीज़। तो 2 हाउसेस को रिपेयर कराने की कॉस्ट हो गई 2 लाख रुपीज़। तो एवरी ईयर देयर इज़ अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज़ टू सम फैमिलीज़। कोई भी हो सकती है, वो 100 घर हैं, उनमें से कोई भी 2 को डैमेज हो जाएगा। ये एवरेज निकाल के रखी है। कैसे निकाली है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। किसी साल 2 भी हो गए, किसी साल 3 भी हो गए, 4 भी हो गए, तो ऐसे एवरेज निकाली तो 2 ही एवरेज निकल के आई है। तो जो लॉस हो रहा है दैट इज़ ऑफ 2 लाख रुपीज़, एंड दैट लॉस इज़ बीइंग सफर्ड बाय 2 फैमिलीज़। अब उन फैमिलीज़ को वो जो 1-1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन टू देम। रिस्क है उनको, हाँ, तो फाइनेंशियल लॉस है। फाइनेंशियल लॉस है तो रिस्क है, और वो उस रिस्क को इंश्योर कराते हैं। कैसे इंश्योरेंस करते हैं कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं है जिनको लॉस होगा। लॉस तो जो रिस्क है, दैट रिस्क इज़ बीइंग फेस्ड बाय ऑल दी फैमिलीज़ लिविंग इन दैट एरिया। 100 के 100 घरों को वो रिस्क है। एक्चुअल लॉस किसको हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो अब उन सब ने क्या किया, मिल के जो है एक पूल बना लिया कि हम लोग अब एवरेज हमने निकाला ना, फाइनेंशियल लॉस विल बी ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का फाइनेंशियल लॉस है, और अगर इसको 100 में डिवाइड कर दिया जाए तो पर पर्सन जो है दैट इज़ ₹2000। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल जो इसमें है, ये 100 के 100 लोग जो हैं
2,000 रुपीज़ जो है एवरी ईयर दे कॉन्ट्रीब्यूट। अब इन्होंने 2,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया तो टोटल 2 लाख रुपीज़ जो है कलेक्ट हो गया। या अगर आप इसको 3 करना चाहें तो 3 भी हो जाएगा। 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए तो अब 3,000 हो गया। जब एक्चुअल में लॉस आएगा तो उस जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है इसमें से उन फैमिलीज़ को दे देंगे। जिस साल 2 फैमिलीज़ नीडी हैं तो 2 लाख रुपीज़ दे दिया। किसी साल 1 भी हो सकता है, किसी साल 3 भी हो सकता है। तो उस जो पूल किया हुआ है पैसा ये, उसमें से उनको पे करेंगे। तो जिनको एक्चुअल में लॉस हुआ तो वो कंपनसेट हो जाएगा, यहाँ से इस पूल से कंपनसेट हो जाएगा। और जिनको लॉस नहीं हुआ, इनमें से 98 हैं जो नहीं लॉस सफ़र किया, तो उनका लॉस जो है वो रिड्यूस होके कितना अमाउंट हो गया 3,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। हाँ, उनका रिड्यूस होके 3,000 ही गए ना उनके, उन्होंने जो एक पूल इन किया था अमाउंट, तो 3,000 पर रिड्यूस होके रह गया। लेकिन अब वो निश्चिंत हैं कि हमें अगर हमारा हाउस डैमेज हो जाता है तो मैक्सिमम रुपीज़ जो हमारा लॉस में जाएगा दैट विल बी 3,000। इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर डैमेज होता है हाउस प्रॉपर्टी को तो हमको पैसा मिल जाएगा और हम उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इंश्योरेंस वर्क। अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है कि अगर ये 100 की जगह ये लोग 1000 होते तो 1000 होने में अब पर पर्सन कितना पैसा आया 300। ठीक है, अब उतना ही पैसा इकट्ठा करने में 300 रुपये देने पड़ रहे हैं हर एक को। इवन कि अगर ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी जाए कि 100 में तो एवरेज जो है 2 लोगों के डैमेज होने की बात थी हाउस की, 1000 में तो 5 डैमेज होंगे, तो भी जो है अमाउंट जो है 3,000 से कम ही रहेगा। अब आपको 5 लाख रुपीज़ चाहिए, 5 लाख को आप 1000 से डिवाइड करिए तो 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितने जितने पार्टिसिपेंट्स बढ़ते चले जाते हैं तो उतना ही पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाता है। कंट्रीब्यूशन को हम इंश्योरेंस में क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो प्रीमियम पर पर्सन जो है रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ लार्ज नंबर वर्क करता है। तो मैं आपको बता रही थी कि स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क को डिफरेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है प्योर रिस्क पे अप्लाई हो सकता है, स्पेक्युलेटिव रिस्क पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है जिसको कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को या स्मॉल ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर सकता एक साथ। ये ऐसा रिस्क है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कि रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम नॉन सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं और पर्टिकुलर रिस्क भी इसको बोल सकते हैं। तो आप जब सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये वाले रिस्क जो है काफ़ी डिटेल में आप स्टडी करेंगे। तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक मीन्स ये एक पर्टिकुलर लॉस है जो कि किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को होगा, पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ऑन दी अदर हैंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क क्या है, जिससे कि पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है या लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स और ग्रुप्स विद इन द इकोनॉमी दे आर बीइंग अफेक्टेड। इसको इसीलिए हम फंडामेंटल रिस्क भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल रिस्क है, ये अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। गवर्नमेंट अगर अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर देती है और उस पॉलिसी चेंज के कारण अगर किसी बिज़नेस पे अफेक्ट आता है, कोई बिज़नेस अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस डीमोनेटाइजेशन के कारण कुछ बिज़नेस बहुत प्रॉफिट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम, लेकिन कुछ का जो है बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं, ऐसा जो रिस्क है जो कि हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, जो कि पूरे सभी को अफेक्ट कर रहा है इक्वली, तो वो
जो है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट, तो हम सिर्फ इस ही रिस्क को मैनेज कर सकते हैं एंड नॉट नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। देन इज एंटरप्राइज रिस्क। एंटरप्राइज रिस्क जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क विच इज़ फेस्ड बाय अ बिजनेस फर्म। तो जितने भी बिजनेस फर्म रिस्क फेस करता है, ऑल द मेजर रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस फर्म, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर वन हेडिंग एंटरप्राइज रिस्क। इसमें आप अपना प्योर रिस्क भी आ गया, स्पेकुलेटिव रिस्क भी हो गया, स्ट्रैटेजिक रिस्क आ गया, देन ऑपरेशनल रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो कंपनी जो भी रिस्क फेस करती है वो सारा एंटरप्राइज रिस्क हो गया। स्ट्रैटेजिक रिस्क मतलब स्ट्रैटेजिक रिस्क होता है कि फर्म ने जो है अपना ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन ये सब चेंज करके, स्ट्रैटेजी चेंज करके किसी और ही फील्ड में लेट सपोज वो वेंचर कर रहा है। अभी तक तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अब उसने रिटेलिंग के बिज़नेस में भी सोचा कि मैं अपना ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या रिस्क है उसको? सिस्टमैटिक रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है डे टू डे एक्टिविटी में जो रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अब उसको हैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देन फाइनेंशियल रिस्क आती है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो गया, तो ये सब जो है फाइनेंशियल रिस्क का कारण बनते हैं। ये सारी चीज़ जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में हम स्टडी करते हैं। एंटरप्राइज रिस्क होता है ये। इसमें और भी बहुत सारे रिस्क हैं, लाइक क्रेडिट रिस्क है, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट गैप रिस्क है, देन इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, ड्यू डिलिजेंस, ये सारे के सारे जो हैं ये एक तरह के कमर्शियल रिस्क हो गए, या हम कहेंगे इनको एंटरप्राइज रिस्क। देन इज सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क क्या है? सिस्टम जो है, सिस्टम अगर फेल हो जाए या सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोलैप्स कर जाए, तो इस रिस्क को, द रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ एन एंटायर सिस्टम और एंटायर मार्केट ड्यू टू फेलियर ऑफ सम entities or group of entities which break down your entire financial system, then such kind of risk are called systemic risk। जैसे कि 2008 में जो बिजनेस रिसेशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, that was the very worst economic downswing in US history। तो that was caused largely by systemic risk। So that systemic risk is which damages your system। अगर बैंक कोलैप्स कर जाए तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, उससे जो रिस्क अराइज होता है, तो दैट इज सिस्टमिक रिस्क। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर, एंड द रेस्ट ऑफ द लेक्चर we will discuss tomorrow। Okay, if there is any doubt, please message। Thank you।